Assalamualaikum, General Science 9th क्लास। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ चैप्टर 3, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका टॉपिक एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि बायोटेक्नोलॉजी हमें कहाँ पे मदद करती है और हम उसके कहाँ कहाँ से फ़ायदे ले सकते हैं। उसी के कुछ फ़ायदे हैं जिसके ज़रिए से हम एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स हासिल करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ें होती हैं? ये वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेस, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। बैक्टीरिया के बारे में आपको पता है, ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? कंपाउंड्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ और किल बैक्टीरिया आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाले कंपाउंड से हमने कहा ये एंटीबायोटिक्स हैं। इन एंटीबायोटिक्स को हासिल किया जाता है सॉइल बैक्टीरिया से, नंबर 1, और नंबर 2 फंजाई से। सॉइल बैक्टीरिया और फंजाई दो तरीके हैं जहाँ से हम ऐसे कंपाउंड्स हासिल करते हैं जिनको इस्तेमाल करके बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सकता है, वो बैक्टीरिया जो कि नुकसानदेह होते हैं। और इनको इस्तेमाल किया गया है और इसकी ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं कि इनके ज़रिए से इंसानों को होने वाली डिजीज़ को भी ख़त्म किया जा सकता है। ये जो कंपाउंड्स हासिल होते हैं बैक्टीरिया या फंजाई से, ये इंसानों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जो नुकसानदेह ऑर्गेनिजम्स इंसानों के अंदर आ जाते हैं जैसे वायरस या बैक्टीरिया, उनको ख़त्म कर देते हैं। और नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे दी गई हैं। सबसे पहले है पेनिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक का नाम है। फिर है टेट्रासाइक्लिन्स, ये भी एक एंटीबायोटिक है। और साथ में एरिथ्रोमाइसिन। ये 3 एग्जांपल्स आपको दी गई हैं एंटीबायोटिक्स की, जिनको कि ह्यूमन हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे आप देख लेते हैं कि ये एंटीबायोटिक्स कहाँ से हासिल हुई और इनको इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेनिसिलिन कहाँ से हासिल होती है। पेनिसिलिन जो है वो मिलती है हमें एक फंगस से जिसका नाम है पेनिसिलियम। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जानना। फंगस से हासिल होती है जिसका नाम है पेनिसिलियम। ये आप MCQ के लिए भी इसको मार्क कर लें। आपसे पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन कहाँ से हासिल होती है, सो यू विल से पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम की मदद से इट अटैक्स अ फेयरली नैरो रेंज ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ये कि ये जो कंपाउंड हमें हासिल हुआ है, जो एंटीबायोटिक है, ये काफ़ी कम नंबर के जो बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म कर सकती है। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा अगर बैक्टीरिया होंगे, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की वैरायटीज़ होंगी, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया होंगे, तो ये उनको ख़त्म नहीं कर सकता, बल्कि कुछ मखसूस होंगे जिनके ऊपर ये काम करेगी एंटीबायोटिक। इसलिए हम इनको कहते हैं ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि बहुत ज़्यादा वैरायटी या मुख्तलिफ़ किस्मों के बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि उनके ख़त्म करने की जो रेंज होती है वो बहुत छोटी होती है। बहुत कम किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन एंटीबायोटिक्स से ख़त्म होते हैं। हम उनको कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और ये डिस्कवर किसने की थी, किसने दरियाफ्त की थी? पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको MCQ के लिए पूछी जा सकती है कि पेनिसिलिन डिस्कवर किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड हावर्ड फ्लोरी। और इन्होंने 1928 में इसको डिस्कवर किया था। हमें पता चल गया कि पेनिसिलिन क्या है और वो कहाँ से मिली और किसने उसको डिस्कवर किया। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है आपके पास सेफ्लोस्पोरिन्स। सेफ्लोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक है ये हमें मिलती है फंगस से जिसका नाम है मैनलोस्पोरियम। फंगस का नाम है मैनलोस्पोरियम और डिस्कवर कब हुई थी? 1948 में। ये जो एंटीबायोटिक है ये इस्तेमाल कहाँ पर होती है? ये उन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है जो कि पेनिसिलिन के ज़रिए से ख़त्म नहीं हो पाते। सो ऐसे बैक्टीरिया जिनको पेनिसिलिन ख़त्म नहीं कर पाई, सेफ्लोस्पोरिन उनको ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीबायोटिक है, उसका नाम है टेट्रासाइक्लिन्स। ये एंटीबायोटिक हमें मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसीज बैक्टीरिया से। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक हमें मिली है स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया से। इस इंफॉर्मेशन को भी MCQ के लिए आप मार्क कर लें। और इनको मुख्तलिफ़ किस्म की वेराइटीज़ जो हैं बैक्टीरिया की, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। एक लार्ज नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया के साथ
के ख़िलाफ़ इनको इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स हैं हम उनको नाम देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। सो ऊपर आपने पढ़ा था नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट एंटीबायोटिक का जो पढ़ने जा रहे हैं हम वो है एरिथ्रोमाइसिन्स, और ये वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनको उन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने पेनिसिलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस हासिल कर ली होती है या जिनको पेनिसिलिन ख़त्म नहीं कर पाती। वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम एरिथ्रोमाइसिन्स के ज़रिए से ख़त्म कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स काम किस तरीके से करती हैं। एंटीबायोटिक्स के काम करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले जो तरीका है उसमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को सेल वॉल बनाने से रोक देती हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया ह्यूमंस के अंदर आ गए थे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गए थे और उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, ये उसको सेल वॉल नहीं बनाने देंगी। जैसे कि यहाँ पे पेनिसिलिन का जिक्र हुआ है, जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो वो एक हिफाजती दीवार जो है बैक्टीरिया के पास वो ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो वो जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम या उसके जो हिफाजती सिस्टम है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। और दूसरा तरीका हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन के काम का। उसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया की प्रोटीन बनाने वाली जो मशीनरी है उसको ख़त्म कर देती है। सो पेनिसिलिन ने सेल वॉल को बनाने से रोक दिया था और टेट्रासाइक्लिन ने प्रोटीन बनाने की जो मशीनरी है बैक्टीरिया की उसको ख़त्म कर दिया है। और जब वो ख़त्म हो जाएगी तो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड मतलब उसका नंबर बढ़ेगा नहीं और साथ में उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और जब ये काम होगा तो बैक्टीरिया जो है वो लिविंग बॉडी को या जिस भी जगह पे एंटर हुआ था उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लास्टली हम देखते हैं कि वैक्सीन्स क्या चीज़ें हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में हमें पता चल गया, अब हम देखते हैं कि वैक्सीन्स क्या होती हैं। वैक्सीन्स ऐसी हार्मलेस छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि उनके ज़रिए से हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या दूसरे छोटे छोटे जो नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे अपनी बॉडी को महफूज कर लेते हैं। सो अगर आप वैक्सीन्स की डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पे आपको दी गई है, वैक्सीन्स आर द हार्मलेस फॉर्म ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स दैट स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करने वाला सिस्टम है या हिफाजती सिस्टम है। तो अगर बॉडी का हिफाजती सिस्टम जो है वो ठीक ठाक चलता रहेगा तो बॉडी को कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तो इन माइक्रोब्स ने क्या करना है, बॉडी के हिफाजती सिस्टम को स्टार्ट कर देना है। स्टिमुलेट का मतलब होता है स्टार्ट कर देना है, जिसके ज़रिए से और कोई ऑर्गेनिजम्स या और कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वैक्सीन का जो लफ्ज़ है ये निकला है वैका से, जिसको लैटिन ज़ुबान में काओ कहा जाता है। वैका का मतलब होता है काओ। और सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी वो स्मॉल पॉक्स की थी। वैक्सीन जिस डिज़ीज़ के लिए बनी थी वो स्मॉल पॉक्स की थी। और उसके ज़रिए से कौन सी डिज़ीज़ हमने क्योर कर ली थी, वैक्सीन को किस डिज़ीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो स्मॉल पॉक्स थी। और हमने उसके अंदर डाला क्या था, वो माइक्रोब्स जो हमने इस्तेमाल किए थे वो थे काउपॉक्स के। काउपॉक्स के जो वायरस था उसको हमने इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए। कैसे कि उसके ज़रिए से स्मॉल पॉक्स को ख़त्म कर दिया। और ये 1700 में हुआ था। और ये काम किया किसने था, साइंटिस्ट का नेम है एडवर्ड जेनर। और ये एक आपके लिए वंस अगेन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, MCQ वाइज आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी। वो एक इंग्लिश फिजिशियन था, यानी कि डॉक्टर था, जिसने स्मॉल पॉक्स का इलाज किया था काउ पॉक्स को इस्तेमाल करते हुए। उसने क्या किया था, उसने एक फार्म बॉय था, एक लड़का था जिसको कि स्मॉल पॉक्स हुई थी बीमारी। उसने काउ पॉक्स की डिज़ीज़ होने वाली एक मेड थी, एक काम करने वाली खातून थी जिनको कि काउ पॉक्स हुआ था। उन्होंने उधर से काउ पॉक्स को पकड़कर उस लड़के के अंदर डाल दिया कि जिसको स्मॉल पॉक्स था। और कुछ अर्से के बाद जब देखा गया तो जो लड़का था वो स्मॉल पॉक्स से बिल्कुल ठीक हो गया था। तो इस तरह से ये पता चला कि अगर काउ पॉक्स को स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट के अंदर डाल दिया जाए, काउ पॉक्स के ऑर्गेनिज्म को या वायरस को स्मॉल पॉक्स के पर्सन के अंदर डाल दिया जाए तो वो पर्सन ठीक हो जाता है और फिर फ्यूचर में भी वो वायरस उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये थी
वैक्सीन्स, और हमने देख लिया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं. At the end, I have here mentioned some important questions, some short questions and a long question, जो कि आपके टॉपिक में से निकाला गया है. अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है तो डेफिनेटली यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.